हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑस्मोसिस। देखिए, लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी जो है पैसिव डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ चुके हैं और पैसिव डिफ्यूज़न के हमने दो पार्ट पढ़े थे, सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। तो अब इस क्लास में हम जो है थर्ड इसका पार्ट पढ़ने वाले हैं, ऑस्मोसिस। यहाँ मैं आपको स्क्रीन पर जो लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसी के स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूँ, तो उसके बारे में सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के बारे में वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं। और एक बात ज़रूर कहूँगा कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए, यहाँ पर हम ऑस्मोसिस पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, और सबसे पहला हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर ऑस्मोसिस क्या है। तो देखिए, ऑस्मोसिस को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। ऑस्मोसिस की दो डेफिनेशन बनाएंगे हम। वो किस किस बेसिस पे बनाएंगे? ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट एंड अनदर बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के बेसिस पे हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बनाएंगे। तो अब सेकंड पॉइंट क्या हो गया, ऑस्मोसिस के लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो दो चीजें ऑस्मोसिस के लिए जरूरी होती है। एक तो मूवमेंट ऑफ वाटर, क्या जरूरी होता है? मूवमेंट ऑफ H2O, और कह सकते हैं कि वाटर। और पहली चीज तो ये जरूरी है कि ऑस्मोसिस में क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा। और दूसरी चीज क्या जरूरी चाहिए इसके लिए कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो दो चीजें इसके लिए रिक्वायर्ड है, मूवमेंट ऑफ द वाटर और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आइए देखते हैं दोनों ही बेसिस पे हम, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बेसिस पे हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमारे पास में क्या है, दिस इज अवर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और वी कैन से सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये हमारी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। और ये हमारे पास में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। ये हमारे पास में क्या है, दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल, वाटर आयन की कंसंट्रेशन है। तो ये हमारे पास में एक तरह से हम कह सकते हैं कि ECF वाली साइट हो गई, दिस इज ECF, और इसे हम कह सकते हैं कि ICF वाली साइट हो गई, या कोई सी भी दो साइट हम बोल सकते हैं। क्लियर? तो अब देखिए, अगर हम क्या कह रहे हैं कि एक साइड में वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, हायर है। वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, हायर है। In this side there is a higher concentration of water, or in this side there is a lower concentration of the water. So what is osmosis? Osmosis क्या है? Osmosis is the movement of water through semi-permeable membrane. Osmosis is the movement of the water, ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मूवमेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वाटर का मूवमेंट या तो इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो। तो अब किस डायरेक्शन में होगा? तो यहाँ पर वही मैं आप लोगों को बताना आ रहा हूँ कि ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा। सो मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर। तो वाटर की जहां हायर कंसंट्रेशन है और वाटर की जहां लोअर कंसंट्रेशन है, तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट ही क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस कहलाएगा। इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि वाटर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वाटर जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो वाटर की हायर कंसंट्रेशन कहाँ है, यहाँ पर वाटर की हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ पर वाटर की लोअर कंसंट्रेशन। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल और यहाँ पर वाटर के कम मॉलिक्यूल है, तो वाटर हायर टू लोअर साइड में मूव करेगा। सो दिस इज नॉन एज ए ऑस्मोसिस। सो ये डेफिनेशन किसके बेस पे होगी, क्योंकि वाटर खुद अपने आप में एक सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना विद सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्या हो गया, ऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोसिस की पहली डेफिनेशन होगी। अब हम इसकी दूसरी डेफिनेशन समझते हैं कि क्या इसकी दूसरी डेफिनेशन है। तो अगेन हमने क्या कहा था कि ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट तो होगा ही सही। इसका मतलब ये तो पक्का है कि वाटर का मूवमेंट होना है, और दूसरा क्या पक्का है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होना है। तो दो चीजें तो पक्की होगी। तो दूसरे डेफिनेशन में क्या आएगा, व्हेन मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन from lower concentration of solute to higher concentration of solute। अब यहाँ पर उल्टा है उससे, यहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लोअर है और इस साइड में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हायर है। वो कैसे देखे, वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ।
तो यहाँ पर देखिए ये जो मैंने बनाया, यहाँ पर ये था सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लोअर है और यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हायर है, तो मैं यहाँ पर हायर लिख देता हूँ और यहाँ पर लोअर लिख देता हूँ। ओके, अब समझिए लोअर और हायर कैसे है। देखिए अगर एक साइड में वाटर ज़्यादा है तो उस साइड में नेचुरली है कि सॉल्यूट जो है वो लो कंसंट्रेशन में ही होगा, क्योंकि जहाँ वाटर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर जो सॉल्यूट अगर उसमें डालेंगे तो वो क्या होगा, बहुत कम कंसंट्रेशन होगा। जैसे आपने देखा होगा कंसंट्रेटेड HCl और डाइल्यूटेड HCl, तो जो कंसंट्रेटेड HCl होता है या कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है उसमें केवल वही कंपोनेंट होता है, और डाइल्यूट में क्या होता है, बहुत सारा पानी होता है और उसमें अमाउंट जो HCl का होता है वो बहुत कम होता है। तो अगर जहाँ वाटर ज़्यादा है तो नेचुरली जो सॉल्यूट होगा वो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, और जहाँ वाटर कम है, इस यहाँ पर क्या है, वाटर कम है, तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, हायर कंसंट्रेशन में हो जाएगा। तो अब हमारी डेफिनेशन क्या बन गई, अब मूवमेंट तो किसका होना है, वाटर का ही होना है, तो वाटर मूवमेंट तो वाटर का ही हो रहा है और उसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो वाटर क्या है, इधर ज्यादा है और इधर कम है, तो मूवमेंट तो किसका हुआ, मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की यहाँ लोअर कंसंट्रेशन और यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है, तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज आल्सो नोन एज ऑस्मोसिस। देखिए बात दोनों एक ही है, एक डेफिनेशन में हम सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को प्रेफरेंस दे रहे हैं और दूसरी डेफिनेशन में हम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो जब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को दे रहे हैं तब तो बहुत आसान बात है कि वाटर का मूवमेंट उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और दूसरी डेफिनेशन में मूवमेंट वाटर का ही होना है बट सॉल्यूट की लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्यूट की हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। तो यही चीज आपको समझनी है। क्लियर एवरीवन? आई थिंक आप लोगों को ऑस्मोसिस यहां पर डेफिनेशन इसकी समझ में आई होगी। क्लियर? अब देखिए जब वाटर का मूवमेंट हो रहा है, किसका मूवमेंट हो रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है। ओके, तो वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न सहज ही आ रहा हो कि भाई वाटर का मूवमेंट कैसे हो जाता है। तो देखिए वाटर का मूवमेंट किस तरह से होगा, वाटर मॉलिक्यूल पास थ्रू द सेमी परमेबल और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इन टू वे, दो तरीके से वो पास हो सकता है। तो पहला तरीका क्या है और दूसरा तरीका क्या है। तो पहला तरीका तो क्या है, देखिए ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास हो रहा है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास अगर हो रहा है तो पहला तो हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो लिपिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। तो जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है उसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल स्लाइटली परमिएबल होता है, तो वहां पर जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है जब स्लाइटली मूव करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल उसमें से निकलता है। तो सिंपल, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही पास हो रहा है। वाटर मॉलिक्यूल किसके थ्रू पास हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। तो पहला तो किसके थ्रू पास हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल, सिंपल डिफ्यूजन। सो बाय मूविंग बिटवीन नेबरिंग फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इन लिपिड बाइलेयर, सो दिस इज व्हाट अ सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल पास हो रहा है। और सेकेंड क्या है, देयर आर प्रेजेंस ऑफ एक्वापोरिन्स, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये हमारी जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इसी मेम्ब्रेन पर हमारे पास में क्या होता है, एक्वापोरिन्स चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास में, एक्वापोरिन चैनल, इस तरह के चैनल्स होते हैं। और ये एक्वापोरिन चैनल के थ्रू ही वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर जाता है, पास कर जाता है। ये एक्वापोरिन मॉलिक्यूल के थ्रू ही वाटर मॉलिक्यूल क्या कर जाते हैं, पास कर जाते हैं। तो दीज आर व्हाट, एक्वापोरिन चैनल। सो एक्वापोरिन चैनल क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गए, और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन इन एक्वापोरिन चैनल को हम क्या बोल देते हैं, वाटर चैनल बोल देते हैं। सो दीज थ्रू एक्वापोरिन चैनल, दीज आर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन और दीज आर नोन एज अ वाटर चैनल। तो आई होप आप लोगों को दो तरीके से जो वाटर मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होता है वो दोनों ही तरीके समझ में आ गए होंगे। क्लियर? अब देखिए ऑस्मोसिस की सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए कि ऑस्मोसिस की जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है। तो देखिए ऑस्मोसिस की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, ऑस्मोसिस कब होगा। तो एक पॉइंट तो मैंने बता ही दिया था आपको कि वाटर मॉलिक्यूल का होगा। तो ऑस्मोसिस अकर ओनली व्हेन अ मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू वाटर। ओके, बट इसकी जो सेकेंड लाइन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, बट इट इज नॉट परमिएबल टू सर्टेन सॉल्यूट। तो जो मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन क्या होनी चाहिए, वाटर के लिए परमिएबल तो होनी चाहिए, बट किसके लिए इम्परमिएबल होनी चाहिए,
कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूट जो है उनके लिए इम्परमिएबल होनी चाहिए। भाई उनके लिए इम्परमिएबल होगी तभी तो केवल वाटर ही मूव करेगा, अदरवाइज क्या होगा, अगर सॉल्यूट भी अगर मूव कर रहा है उसमें से तो फिर सॉल्यूट भी चला गया और वाटर भी चला गया, तो दो मॉलिक्यूल चले जाएंगे। और जबकि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन भी क्या है, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द वाटर, तो इसका मतलब वाटर का ही मूवमेंट होना चाहिए। तो सॉल्यूट का मूवमेंट जो है वो कैसा होता है, इम्परमिएबल। सॉल्यूट का मूवमेंट क्या होता है, नॉट परमिएबल। सॉल्यूट उस मेम्ब्रेन के थ्रू उसको परमिशन नहीं है मूव करने की जब वाटर मूव कर रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है किसकी, ऑस्मोसिस की। तो देखिए इस पे क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के लिए एमसीक्यू में, क्या एक स्टेटमेंट आ जाएगा। तो यहां पर मैं आपको स्क्रीन पे वो क्वेश्चन शो कर रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑस्मोसिस। तो पहला ऑप्शन क्या है, ऑस्मोसिस अकर्स ओनली व्हेन अ मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू H2O एंड सॉल्यूट। सेकंड ऑप्शन, osmosis occurs only when a membrane is impermeable to H2O and solute. Okay, third option and fourth option अगेन मैं आप लोगों को स्क्रीन पे शो कर रहा हूं, तो इनके अपोजिट ऑप्शन मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो इस तरह से एक टिपिकल क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। तो यहाँ वीडियो को आप पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये ऑस्मोसिस समझ में आया होगा। अब देखिए यही ऑस्मोसिस आप सिंपल घर पे भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको ऑस्मोसिस की जो है करके देखा है। देखिए ये मेरे पास में क्या है, ग्लास में है, और ये मैंने किशमिश जो है मेरे पास में, ये क्या है, किशमिश है। ओके, तो किशमिश को मैंने क्या किया था, आप देखिए यहाँ पर किशमिश को देखिए, इसकी जो डायमेंशन देखिए आप, ये काफ़ी जो है आपको छोटा सा ही लग रहा होगा। और अगर ग्लास में आप देखेंगे तो इसमें ऑस्मोसिस हो चुका है। अब आप घर पे इसको करके देखेंगे ना, तो क्या होगा, आपको ये किशमिश जो है, किशमिश से वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट भी दिख जाएगा। ओके, इसी किशमिश को मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ। देखिए किशमिश के अंदर वाटर का मूवमेंट हुआ तो किशमिश कितना बड़ा हो गया है। देखिए ये जो किशमिश है ये काफ़ी, इससे काफ़ी बड़ा हो गया है। आप अगर आप साइज़ में भी देखेंगे तो ये मैंने कम से कम 1-2 घंटे पहले इसको डाला था, और अब देखिए इसमें कितना वाटर चला गया है। तो एक तरफ इस वाले, ये जो इस हैंड में, लेफ्ट हैंड में जो किशमिश है उसमें ऑस्मोसिस नहीं हुआ, और इस वाले किशमिश में जो है ऑस्मोसिस हो गया है। ओके, तो ये घर पे भी आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ऑस्मोसिस का बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है। अब आइए समझिए, ऑस्मोसिस को हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में हम ऑस्मोसिस को भी समझेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को भी समझेंगे, और ऑस्मोटिक प्रेशर को भी समझेंगे। क्लियर एवरीवन? अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास में 3 यू ट्यूब्स हैं। हमारे पास में क्या है, 3 यू ट्यूब हैं, और ये यू ट्यूब जो हैं, दीज आर यू ट्यूब्स हैं। ओके, ऑल दीज 3 ट्यूब्स हैविंग लेफ्ट एंड राइट आर्म। तो हमारे पास में क्या है, यहाँ पर लेफ्ट आर्म भी है और राइट आर्म भी है। ओके, सो लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म। क्लियर? सो लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म, दोनों लेफ्ट और राइट आर्म जो है यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और कह सकते हैं कि सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेटेड है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू ये क्या है, सेपरेट हो चुकी हैं। ये जो सेमी परमिएबल सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूट के लिए इम्परमिएबल है। क्या कहा मैंने, एक किसी स्पेसिफिक सॉल्यूट के लिए इम्परमिएबल है। ओके, अब हमने क्या किया, लेफ्ट आर्म के अंदर हमने 10 ml वाटर डाल दिया। किस, एक स्पेसिफिक अमाउंट है, उतना अमाउंट आप उस अमाउंट में आपको डालना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमने कितना डाला, 10 ml प्योर वाटर डाला। क्या डाला, प्योर वाटर। प्योर वाटर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि प्योर वाटर में क्या नहीं होगा, दूसरे आयंस नहीं होंगे, क्योंकि उसमें वाटर मॉलिक्यूल ही होंगे। तो यहाँ भी हमने 10 ml डाला, तो 10 ml वाटर हमने यहाँ पे फिल कर दिया। और जो राइट आर्म है, राइट आर्म में हमने कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन डाला। सॉल्यूशन के अंदर क्या है, कुछ अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल है और कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें क्या है, ये हमारे पास में क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल है। क्लियर? तो ये भी 10 ml है और ये भी 10 ml है, दोनों तरफ हमने 10-10 ml में जो है सॉल्यूशन डाला है। क्लियर एवरीवन? तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब ये फर्स्ट स्टार्टिंग कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब हमने डेफिनेशन बोली थी, तो डेफिनेशन में हमने क्या बोला था आप लोगों को कि वाटर जब ऑस्मोसिस होगा, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट आर्म के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, हायर है।
लेफ्ट आर्म की बात कर रहा हूं मैं। और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। सो सॉल्यूट जो है बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ हम कह सकते हैं कि लोअर कंसंट्रेशन है। अगर राइट आर्म की मैं बात करूं तो राइट आर्म के अंदर क्या है, वाटर जो है लेस है और सॉल्यूट क्या है, हाई कंसंट्रेशन के अंदर है। ओके, अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, हमने ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या दी थी कि मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो वाटर की कंसंट्रेशन हायर कहाँ है, लेफ्ट आर्म के अंदर है, और लोअर कहाँ है, राइट आर्म के अंदर। तो वाटर कहाँ से किधर मूव करेगा, लेफ्ट आर्म टू राइट आर्म, लेफ्ट आर्म टू राइट आर्म की तरफ H2O का जो है वो मूवमेंट होगा। तो अब जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में यहाँ पर आपके मूव कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, काफी सारे वाटर मॉलिक्यूल मूव कर जाएंगे। तो जो ये वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज ए ऑस्मोसिस। उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। क्लियर। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, काफी सारे वाटर मॉलिक्यूल जो हैं लेफ्ट आर्म से राइट आर्म के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो धीरे धीरे काफी सारे मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो फिर हम क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या था, एक बार ऐसा होगा कि इधर लेफ्ट आर्म के अंदर से तो सारा पानी खत्म हो जाएगा और सारा पानी कहाँ चला जाएगा, राइट आर्म में। और राइट आर्म में अगर क्योंकि पहले से बहुत सारा पानी है तो ये बाहर निकल जाएगा। बट एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, सेकंड कंडीशन में क्या होता है हमारे पास में, ये कंडीशन 1 है हमारी, और सेकंड कंडीशन में दिस इज द सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में क्या होता है, अब देखिए काफी सारे वाटर मॉलिक्यूल जो है राइट आर्म के अंदर जा चुके थे। ओके, और ये हमारी लेफ्ट आर्म है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, वाटर की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ गई। काफी सारी वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो गई, वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो गई, H2O इज इंक्रीज्ड। और सॉल्यूट तो जो पहले था उतना ही है, बट क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो इसीलिए सॉल्यूट अब डाइल्यूट हो गया। तो सॉल्यूट क्या हो गया, तो इसलिए हम कहेंगे कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन एक तरह से क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, दो कंडीशन यहां बनेगी। जो वाटर है, तो वाटर की जो जो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वाटर का अपना एक खुद का एक प्रेशर होता है। उस प्रेशर को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो है वाटर मॉलिक्यूल अगेन जो है राइट डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगेंगे। तो जैसे जैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल अगेन दे आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। सो H2O मॉलिक्यूल जो है वो राइट से लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है आपका बढ़ गया। ओके, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया तो वाटर मॉलिक्यूल अगेन राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को अगर हम देखें तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज प्रपोजनल टू द सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट कंसंट्रेशन के एक तरह से प्रपोजनल हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि जितना ज्यादा सॉल्वेंट बढ़ेगा उतना ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो अब ये इक्विलिब्रियम में कब आएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता गया तो जितना ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा उतने वापस अपना फोर्स लगाया। तो जो फोर्स लग रहा है वाटर मॉलिक्यूल को वापस राइट टू लेफ्ट में ले जाने के लिए, तो वही आपका क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। और वही उसको दोबारा से किस डायरेक्शन में ले जा रहा है, अगेन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ले जा रहा है। अब यहीं पर एक दूसरी कंडीशन और है। वो दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए ये हमारे पास में सॉल्यूट मॉलिक्यूल है। ओके, दीज आर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल। तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो होते हैं दीज आर द व्हाट, सॉल्यूट मॉलिक्यूल। और सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी अपना एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एंड दैट प्रेशर इज नोन एज अ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है इनका इतना प्रेशर होता है कि उस प्रेशर की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है लेफ्ट टू राइट मूव नहीं कर पाते। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पर्टिकुलरली क्या हो गया, किसी भी सॉल्यूट का वो प्रेशर जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है ऑस्मोसिस के दौरान मूव ना कर पाए। ओके, तो जितना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, देखिए क्या कह रहा हूं मैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रपोजनल
टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, सॉल्यूट कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, सॉल्यूट कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा सॉल्यूट का, वो वाटर मॉलिक्यूल को लेफ्ट टू राइट आने में प्रिवेंट करेगा। तो जितना कम सॉल्यूट का प्रेशर होगा उतना ही वाटर मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। तो फाइनली दोनों के ही कॉम्बिनेशन, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर के कॉम्बिनेशन, दोनों के कंबाइन फोर्स की वजह से जितने मॉलिक्यूल राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, और वो क्या कंडीशन लेके आ रहे हैं, दे आर टेकिंग दिस यू ट्यूब इन द इक्विलिब्रियम। तो ये इसको एक इक्विलिब्रियम में लेके आ जाएंगे। अब एक थर्ड कंडीशन और हो सकती है कि हम क्या करें यहाँ पर, कि अगर हम इसको वापस, हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू रीस्टोर द स्टार्टिंग कंडीशन। हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको रीस्टोर करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, रीस्टोर द स्टार्टिंग कंडीशन। अगर हम स्टार्टिंग कंडीशन को रीस्टोर करना चाहते हैं तो हम क्या करें, सो हम क्या करते हैं, हम एक पिस्टन लेके आते हैं और पिस्टन यहाँ पर प्रेशराइज करते हैं। तो पिस्टन को अगर हम पिस्टन लेके आते हैं, दिस इज व्हाट अ पिस्टन, और पिस्टन को क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं नीचे की तरफ। तो पिस्टन को प्रेशराइज करेंगे तो क्या होगा, एक प्रेशर हम दे रहे हैं, और उस प्रेशर की वजह से जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो वो जितना प्रेशर पिस्टन के थ्रू लग रहा है, वो प्रेशर जो अगेन इस यू ट्यूब को स्टार्टिंग कंडीशन तक रिस्टोर करने के लिए काम आता है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। क्लियर एवरीवन। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर पर्टिकुलरली क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है लेफ्ट टू राइट में आने से प्रिवेंट हो रहे हैं। पर्टिकुलरली ऑस्मोटिक प्रेशर, जितना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ऑस्मोसिस में उतने ही कम वाटर के मॉलिक्यूल मूव करेंगे, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन में, और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो गई तो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट कम हो जाएगा। तो बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर विच प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ द वाटर। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। अब देखिए यहीं पर हम एक चीज़ देखते हैं, जनरली जो हमारी सेल होती है, जो सेल होती है वो क्या होती है, सेल में साइटोसोल भी होता है। तो सेल का ECF और ICF, मैं यहाँ पर आप लोगों को सेल बना के बताता हूँ। सपोज करिए हमारे पास में क्या है, एक सेल है। तो सेल के अंदर ये हमारी सेल हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, साइटोसोल हो गया। तो ये हमारा ICF हो जाएगा और ये ECF हो जाएगा। ओके, तो अब सेल के ECF और ICF में जनरली क्या होता है, दोनों तरफ इक्विलिब्रियम रहता है। बट अगर हम सेल को क्या करें, किसी ऐसे सॉल्यूशन में डाल दें जहाँ पर कि आइसोटोनिक कंसंट्रेशन जहाँ पर रहती है उसकी अपोजिट कंसंट्रेशन, मतलब कि हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन के अंदर डाल दें, तो सेल से फिर जो है वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा। तो अब दो कंडीशन हो जाती है, जैसे कि सपोज करो हमारे पास में क्या है, RBC है, और RBC को जो है अगर मैं क्या करूं, दो मेरे पास कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि मैंने RBC ये हाइपोटोनिक है, और एक कंडीशन है हाइपरटोनिक, और ये हमारे पास में क्या है, RBC है। सो हाइपोटोनिक अगर सॉल्यूशन के अंदर मैं डालूंगा, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक के अंदर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। ओके, सॉल्यूट की क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। तो और यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, हायर है। देखिए ये जो सॉल्यूशन है, ये कैसा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक है। ये कैसा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक। और हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है, जो सॉल्यूट है वो लो कंसंट्रेशन में हो गया। इसका मतलब RBC के अंदर जो सॉल्यूट है वो हायर कंसंट्रेशन के अंदर हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो हायर कंसंट्रेशन के अंदर हो गया, तो वाटर का मूवमेंट किधर होगा, वाटर का जो मूवमेंट है वो RBC के अंदर होगा। ओके, क्योंकि बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो है और RBC के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हायर है, तो वाटर का मूवमेंट क्या होगा, सॉल्यूट की लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो RBC जो है वो क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी। तो RBC स्वेल कर जाएगी। ओके, तो RBC ऐसी हो जाएगी, और RBC अगर ऐसी हो जाएगी तो फिर हीमोलाइसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीमोलाइसिस। ओके, और सेम अगर हम इसी को क्या कर दें,
आरबीसी को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देखिए क्या हो रहा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट जो है वो हायर कंसंट्रेशन में, और ये आरबीसी का जो सॉल्यूट है वो लोअर कंसंट्रेशन में है। ओके, तो अब वाटर का जो मूवमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, आरबीसी से बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पर आरबीसी क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, क्या कर जाएगी, श्रिंक हो जाएगी आरबीसी। क्लियर एवरीवन? तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर कि आरबीसी का स्वेल होना और आरबीसी का श्रिंक होना समझ में आया होगा। और जो ये आरबीसी जो श्रिंक हो रही है इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रीनेशन। आरबीसी जो श्रिंक हो रही है उसको क्या बोलते हैं, क्रीनेशन। क्लियर एवरीवन? और आरबीसी के लिए जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है वो कितना है, 0.9%, 0.9% NaCl सॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर एवरीवन? तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ऑस्मोसिस जो है वो समझ में आया होगा, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन समझ में आई होगी, ऑस्मोसिस की कंडीशन जो है वो क्या नेसेसरी कंडीशन है वो समझ में आई होगी, प्लस ये जो एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको ऑस्मोसिस समझाया वो समझ में आया होगा। साथ ही ऑस्मोटिक प्रेशर किसके प्रपोजनल होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसकी कंसंट्रेशन के प्रपोजनल होता है, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। और सिंपल जो हम आरबीसी का एक्सपेरिमेंट लैब में करते हैं उसकी कंसेप्ट भी समझ में आया होगा कि आरबीसी पर ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ऑस्मोसिस समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।